कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। और उम्मीद है कि आप लोग सारे लगे हुए अपने 10th क्लास की तैयारी के लिए। किसी के प्री बोर्ड चल रहे हैं, किसी के बोर्ड्स आने वाले हैं, 15 से सीबीएसई के स्टार्ट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी भरपूर मेहनत कर रहे हो और सभी हमारे चैनल को, हमारी ऐप को सब्सक्राइब कर चुके हैं और उसका फायदा ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हैं उनसे बोलूंगा कि जल्दी से वो हमारे साथ ज्वाइन हो, ताकि वो हमारी ये जो छोटे छोटे कोर्सेज स्पेशली आप ही लोगों के लिए, इन दिनों के लिए बनाए हुए हैं, उसका फायदा ले सकें। और अपने जितने भी दोस्त हैं या कुलीग्स हैं उनको भी आप ये बोलो कि जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं वो इस कोर्स का फायदा ले सकते हैं। साइंस और मैथ्स दोनों ही हम लोग कुछ ही दिनों में 100% तरीके से करेंगे, जिसके अंदर एनसीईआरटी और इसके अलावा जितनी भी अदर बुक्स हैं, 6-7 बुक्स हैं, उन सबको मिला के हमने ये कोर्स बनाया हुआ है। चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, आईसीएसई, सीबीएसई, पंजाब बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, जेएंडके बोर्ड या किसी भी स्टेट का, सभी बच्चों को इसका फायदा होने वाला है। इवन कि जो बच्चे अब्रॉड है उनको भी इसका फायदा होगा। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री जैसे आपको पता हमारा चल रहा था, केमिस्ट्री में हमारा अगला चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल जो चैप्टर है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी जो दो टर्म्स नजर आ रही है वो तो है मेटल और नॉन मेटल, है ना। तो मेटल और नॉन मेटल, इनके बारे में तो हम करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस। इसी तरीके से हम नॉन मेटल के साथ भी डील करेंगे। फिर आगे हम करेंगे उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं हम लोग। अगर ये सारा आप कर लेते हो तो चैप्टर आपका इतना ही है, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स और नॉन मेटल की, वो तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एक्सट्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व है वो अच्छे से अपने समझने हैं, उनके बेसिक समझने हैं, रट्टे नहीं मारने आपने। अगर रट्टे मारोगे फिर समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो है वो इससे अगला जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा मेटल्स होते क्या है। अगर मैं बात करूं कि मेटल्स होते क्या है, तो मेटल जो है वो क्या होते हैं, मेटल्स की अलग अलग डेफिनेशन, जैसे एसिड बेसिस की अलग अलग डेफिनेशन थी क्लासेस की अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से यहाँ पर भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मेटल को हम जैसे जैसे हम क्लासेस बढ़ती जाती है मेटल की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। अलग अलग साइंटिस्ट ने मेटल्स की डेफिनेशन अलग दी है, बट जो 10th आपके बेस पे है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो आपके लेवल पे जो मेटल्स है वो क्या होता है, जो मेटल यानी कि एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर ये खास बात होती है कि वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब जिनको हम हैमर से मार के शीट्स बना सकते हैं और उनको वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। जैसे आपको देखा गोल्ड को, सिल्वर को, आयरन को, इनकी हम शीट्स भी बना सकते हैं, इनकी हम वायर्स भी बना सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स। तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी दो मेन फीचर हैं जिसके बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी एलिमेंट से इनको। तो मेटल जो है वो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं और मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को मेटल्स बोल सकते हैं। एग्जांपल है आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, लेड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे आपके मेटल्स ही हैं। मेटल जो होते हैं, अगर हम हायर क्लासेस में जाएं तो मेटल्स वो चीजें हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की क्षमता रखते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं मेटल्स। इसलिए हम उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब किसी चीज के अंदर ये कैपेसिटी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स, हम ऐसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सोडियम आपको पता है 281 होता है कॉन्फ़िगरेशन, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बड़ी आसानी से वो लूज कर देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। लूज करने वाले पॉजिटिव माने जाते हैं केमिस्ट्री में, गेन करने वाले नेगेटिव माने जाते हैं। तो मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करते हैं, ठीक है। ये हो गया मेटल की बेसिक डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स। देन हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनको एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट में ले लोगे नॉन मेटल और मेटल को, तो आपके लिए और आसान हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। हार्डनेस, मेटल जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इनको अगर हम छोड़ दें, सोडियम, पोटेशियम, ये तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ के साथ कट कर सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आज तक कि नेम द मेटल्स व्हिच कैन बी कट विद अ नाइफ, तो उसका आंसर क्या रहेगा, सोडियम, पोटेशियम। तो मैक्सिमम सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं एक्सेप्ट
एल्कली मेटल्स। स्ट्रेंथ, सारे के सारे मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उनको खींचोगे तो टूटते नहीं है, ये सभी मेटल्स में होता है। एक्सेप्शन यहाँ पर भी वही है, सोडियम पोटेशियम वो सॉफ्ट मेटल्स हैं। स्टेट की बात करें, सारे के सारे मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्शंस हमेशा क्वेश्चंस में आती हैं, तो मरकरी एक लिक्विड है, बाकी सारे मेटल्स लगभग सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो मरकरी आपने याद रखना है, पूरी केमिस्ट्री के अंदर एक ही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। देन हम चलते हैं आगे, ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी बड़े आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब भी मेटल को किसी चीज से आप हिट करो तो वो क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। आपने देखा होगा जैसे गिटार है, उसकी वायर किस चीज की बनी है, मेटल की बनी हुई है। स्कूल में जो घंटी है वो किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। घर में जो डोर बेल है वो किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, ठीक है। मंदिर में जो घंटी है वो किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। इसका मेटल को, किसी भी मेटल को अगर आप हिट करते हो किसी चीज के साथ तो हमेशा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो हम बोलेंगे दे आर सोनरस। सोनरस टर्म क्या बताती है कि कोई चीज साउंड प्रोड्यूस करती है कि नहीं करती। तो इसका मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता दी। मेटल वाइज कहाँ यूज होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, बेल्स में, टेम्पल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन। अगर कंडक्शन की बात करें ना तो मेटल दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट को भी अच्छे से कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, जितने भी मेटल्स हैं। और इनमें अगर देखा जाए हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, तो बेस्ट मेटल कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। पहले नंबर पे किसका नाम आएगा, सिल्वर। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी। लेकिन बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग फिर उसको क्यों नहीं यूज करते वायर्स में, तो आंसर है करते हैं, लेकिन बहुत कम जगह यूज करते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव मेटल है। दूसरा, चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव है। तो इवन कि हम यूज कर, जितने भी सोलर पैनल्स होते हैं इनके अंदर सिल्वर यूज होता है, ठीक है। तो सिल्वर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो कॉपर और एल्यूमिनियम भी अच्छे कंडक्टर्स हैं और ये सस्ते भी हैं, इसलिए हम एल्यूमिनियम और कॉपर को यूज करते हैं अपने घर की और इंडस्ट्रियल वायरिंग के लिए। देन है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को हथौड़े से मारना और उसकी शीट्स बना देना। तो जो मेटल्स है वो हमारे बहुत अच्छे तरह शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट हम बोल सकते हैं दे आर मेलेबल। अगर नाम करें कि सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन है, तो आंसर है गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल मेटल्स। उसके बाद सिल्वर और बाकी चीजें फिर बाद में आती है। इसलिए गोल्ड के ऑर्नामेंटल बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स में हमें मिल जाते हैं क्योंकि उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें डक्टिलिटी की, इसके साथ डक्टिलिटी मतलब अगर हम किसी चीज की वायर बना सकते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इसमें भी पहले नंबर पे कौन होगा, गोल्ड। उसके बाद सिल्वर। तो आपने देखा वायर्स अलग अलग डिजाइन के, एयर रिंग्स, बैंगल्स, ये सब किसकी बनती हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, क्योंकि दे आर वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। देन हम चलते हैं आगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब अब बोलोगे मेटल्स के अंदर बॉइलिंग क्यों वर्ड यूज किया हुआ है ना। मेल्टिंग तो समझ आ रहा है कि सॉलिड है, मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के दोनों के हाई होते हैं। बॉइलिंग हमने इसलिए यूज किया क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स है जैसे मर्क्यूरी है, वो लिक्विड है, उसके लिए मेल्टिंग टर्म नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बॉइलिंग। इसी तरीके से सॉफ्ट मेटल्स उनको थोड़ा सा गर्म करो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम लोग बॉइलिंग टर्म यूज करते हैं इसीलिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे ये मेटल्स हैं वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनके हाई होते हैं, बहुत जल्दी वो मेल्ट नहीं होते और बॉयल नहीं होते। देन है हमारे पास डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करें तो मेटल जो है वो हाईली डेंसिटी, उनके डेंस बहुत होते हैं, बहुत ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं इतनी जल्दी। इसलिए हम इनको कैसे यूज करते हैं, सरिया जो होता है अपने कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं हम लोग, बिल्डिंग मटेरियल, बहुत सारा ब्रिजेस, ये सब इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है। कलर्स, अगर बात करें मेटल्स की तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स ग्रे होते हैं कलर के अंदर, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड आपको पता है येलोइश कलर का होता है, कॉपर हल्का सा रेडिश को येलोइश कलर का होता है। तो मतलब मैक्सिमम मेटल जो है वो ग्रेइश आपको कलर के नजर आएंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शन थी इस केस में। देन आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें मेटल्स की तो आप देखोगे कि जितने भी हमारे मेटल्स है ना उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो
केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम मेटल्स की, तो मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बड़े ध्यान से आपने देखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो सबसे पहले तो एक रफ सा आइडिया दे दूं कि हमारे यहाँ पर जो मेटल की रिएक्शन है वो किस किस के साथ है। ऑक्सीजन के साथ अपने करनी है, ठीक है, फिर अपने वाटर के साथ करनी है, इसके अलावा एसिड के साथ करनी है, ठीक है। ऐसे करके जो मेन मेन टाइटल्स है वो अपने याद रखने हैं कि मेटल को हमने किस किस चीज के साथ रिएक्ट किया। तो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। अगर हम मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करो तो हमेशा मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, ये अपने याद रखना है। मेटल जब भी ऑक्सीजन से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल है आपके पास सोडियम पोटेशियम। पोटेशियम को जब हम रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम होता है के, इसको हम किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा आपका K2O, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। सिमिलरली सोडियम के साथ भी है, सोडियम को अगर आप रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड्स ही बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करो तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये है कि ऑक्सीजन के साथ जो है ये कुछ मेटल्स होते हैं बहुत रिएक्टिव जो है वो विग्रसली रिएक्ट कर जाएंगे, बाकी जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी स्लो होना शुरू हो जाएगी, इतना फर्क पड़ेगा, बाकी आएंगे ऑक्साइड्स ही। ये हो गया आपके मेटल और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शंस, अच्छे से याद कर लो, ऑक्साइड्स बनेंगे, सिंपल सी बात है। सेकेंड है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर के साथ अगर रिएक्ट करें मेटल को तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, इंपॉर्टेंट है। मेटल को जब भी आप वाटर से रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन यहां पर ना दो डिविजन्स है। पहला, वाटर के साथ सारे मेटल्स डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेंगे, जो बहुत रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम वो तो कोल्ड वाटर के साथ भी कर जाएंगे। जैसे जैसे सीरीज में आप नीचे आओगे ना रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो मेटल्स को फिर वो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं हो पाएंगे, उनके लिए फिर थोड़ा सा पानी आपको गर्म करना पड़ेगा। तो कुछ मेटल्स है जो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट होंगे, ठीक है, वो भी हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे। वो जो बहुत नीचे आएंगे सीरीज के अंदर वो तो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होंगे, वो किसके साथ होंगे, सिर्फ स्टीम के साथ, तो उनके रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे। रिजल्ट क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, वहां हाइड्रोक्साइड आंसर नहीं आएगा, वहां मेटल ऑक्साइड आंसर आएगा, ये इंपॉर्टेंट से नोट कर लो। वाटर के साथ जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे मेटल के, बट जब स्टीम की बात आएगी तो क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले देखो जो अच्छे ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएंगे। जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम और वाटर रिएक्ट होंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल रिएक्शन है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी सेम यही रिजल्ट देगा। कैल्शियम जो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर हम आगे बात करें किसकी, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम सीरीज में थोड़ा सा नीचे आता है। मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा लेकिन स्लोली, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, बनाएगा लेकिन वो भी क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देन अगर हम बात करते हैं आगे, अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करोगे इसकी, देखो स्टीम के साथ अलग रिएक्शन, वाटर के साथ अलग है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी स्लो है तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो वो ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। ये बार बार मैं कह रहा हूं, स्टीम के साथ ऑक्साइड्स बनेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनेंगे, ये आप नोट कर लो अच्छे से, इसमें गलती नहीं खानी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम के एग्जांपल लेते हैं तो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो भी बहुत स्लो करेगा, कोल्ड वाटर के साथ तो बहुत स्लोली रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो जब भी इसमें वाटर पास करोगे तो स्टीम की फॉर्म में आप करो तो ज्यादा अच्छे से रिएक्शन हो जाती है। स्टीम के साथ जब करोगे तो आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिमिलरली जिंक के साथ भी है, जिंक को भी स्टीम के साथ करोगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगी जब भी मेटल वाटर से या स्टीम से रिएक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर एक नाइट लाइन लिखी भी है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे मेटल्स है वो कोल्ड वाटर से तो रिएक्ट बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है। आयरन, आयरन जो है वो भी जल्दी से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो आयरन को भी आप किससे के साथ रिएक्ट करोगे, स्टीम के साथ, और रिजल्ट क्या आने वाला है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, आयरन ऑक्साइड आंसर आएगा, साथ में हाइड्रोजन आएगी। क्लियर हो गया। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो हैवियर देन वाटर होते हैं लेकिन फिर भी वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर से हैवी है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं,
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या है कि पानी में डालने के बाद वो तैरते क्यों? तो जब भी इनको पानी में डालते तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस किसकी फॉर्म में होती है? बबल्स की शेप में होती है और वो इन मेटल सरफेसेस पे स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है। जब हाइड्रोजन गैस उनके साथ चिपक जाएगी तो वो मेटल को ऊपर सरफेस पे ले आएगी। इसीलिए हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जो मेटल्स हैं वो फ्लोट करते हैं जब उनको पानी में डालते हैं। कारण रिएक्शन जब वाटर के साथ उसकी होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बबल चिपक जाएंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ, जिसकी वजह से वो फ्लोट करेगी। क्लियर हो गया? और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आओगे तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी, इतनी स्लो हो जाएगी रिएक्शन की लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे स्टीम के साथ भी। तो वाटर का तो छोड़ो, वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करने वाले। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रिएक्टिविटी स्लो होती जाएगी, कुछ तो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करने वाले। उसके बाद है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्या? डाइल्यूट एसिड्स। अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करें ना मेटल्स को, तो क्या रिजल्ट आता है? डाइल्यूट एसिड्स के साथ हमेशा मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने याद रखनी है। तो मेटल सॉल्ट, अब एग्जांपल देता हूं तो समझ आएगा। सोडियम मेटल लिया आपने, साथ में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो आंसर क्या आ गया? सॉल्ट। मेटल सॉल्ट कौन सा बना है यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। सिंपल एग्जांपल है। देन रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? MgCl2 प्लस H2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट बना, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सिमिलरली जिंक के साथ, जिंक को हम दूसरे एसिड के साथ ले लेते हैं, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर सॉल्ट क्या बनने वाला है? जिंक सल्फेट, ये आपका सॉल्ट का नाम हो गया और आंसर साथ में क्या आ गया? हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पर सब में हाइड्रोजन गैस यूज हो रही है और ये आसान और सस्ता मेथड है, इसलिए लैब के अंदर हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन भी आ सकता है लैब के अंदर कौन सा मेथड हम यूज करते हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए? तो आंसर है मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करना है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे फिर। अब देखो, हाइड्रोजन गैस नहीं पैदा होती जब हम इसको किसी भी मेटल को किससे रिएक्ट करते हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ। ये क्वेश्चन आया था बहुत बार कि नाइट्रिक एसिड, आपने लिखा है कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करो तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। आपने HCl के केस में देख लिया, आंसर ठीक आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में देख लिया तो आंसर ठीक आ रहा है। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती? तो इसका आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर के अंदर। ऑक्सीडाइज मतलब जैसे हाइड्रोजन रिलीज होगी ये अपना पानी ऑक्सीजन देगा और वो क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलते ही उसको ऑक्सीजन कहां से मिल जाएगा? नाइट्रिक एसिड की तरफ से, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बड़ी आसानी से ऑक्सीजन दे देता है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन मिलेगी तो वो वाटर बना देगी, तो आपको हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने समझ लेना है। और ये होते ही बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा? नाइट्रोजन खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो, आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, उसके बाद आता है कि सिल्वर, गोल्ड और कॉपर जो है उनको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नोबल? कौन होते हैं नोबल? मतलब एरिस्टोक्रेट्स, रईस लोग है ना, जो किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। तो ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये जो है किसी के साथ रिएक्ट होना पसंद नहीं करते, इसको हम अलग ही एरिस्टोक्रेटिक कैटेगरी में रखते हैं और उनको क्या बोलते हैं? नोबल मेटल्स। मतलब किसी से इनका मेल जोल नहीं है, मतलब रिएक्टिविटी इनकी नहीं है, ये अपने याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्टिविटी का, तो ऊपर से नीचे जैसे से आओगे तो वो डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर हो गया? और एक्टिविटी अपने किससे करनी है? HCl के साथ, H2SO4 के साथ। और अगर आप करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन लिबरेट या रिलीज नहीं होने वाली। कारण बता दिया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन है हमारा मेटल ऑक्साइड्स। अगर हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की, तो मेटल ऑक्साइड से बात, जो भी आपके ऑक्साइड बने, जैसे आपने निकाला था Na2O, K2O, ये आपने बनाए थे ऊपर ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये आपने बना के रखे पहले, है ना। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है? बेसिक होते हैं नेचर। मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स है वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर। लेकिन जो रिएक्टिविटी में नीचे हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, उनके ऑक्साइड बेसिक नहीं होते, वो एम्फोटेरिक होते हैं।
ये इंपॉर्टेंट बात अपने नोट कर लेनी है। रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे नीचे आओगे तो कैरेक्टर कहां से कहां कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक ऑक्साइड से वो किसमें चले जाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। कुछ रिएक्शंस में वो एसिड की तरह नजर आएंगे, कुछ में बेस की तरह। इसका एग्जांपल मैं भी दूंगा। सबसे पहले करते हैं ऊपर वाले मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जैसे एल्कली मेटल्स है, वो क्या करते हैं जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। इसका मतलब वो बेसिक है नेचर के अंदर। क्लियर हो गया। इसी तरीके से पोटेशियम के ऑक्साइड्स हैं, उनको वाटर से रिएक्ट करोगे तो बेस बनेगा। इसका मतलब पोटेशियम ऑक्साइड भी बेसिक है नेचर के अंदर। अगर हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की या एल्युमिनियम ऑक्साइड की, तो वो कुछ रिएक्शंस के अंदर आपको एसिड की तरह बिहेव करेंगे, कुछ में एसिड की तरह, इसलिए हम उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल भी याद रखने हैं, ZnO Al2O3, दो एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूं आपको कि एल्युमिनियम जो ऑक्साइड एल्युमिनियम का वो एम्फोटेरिक क्यों है। तो पहली रिएक्शन देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब HCl मतलब एसिड से मिलता है तो वो क्या बना रहा है, AlCl3 और वाटर। ठीक है, तो ये एक सॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, सॉल्ट। हमें पता है एसिड के साथ बेस ही मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, बेस का। पहली रिएक्शन में ऑक्साइड ने किसका काम किया, बेस का। दूसरी रिएक्शन में देखो, एक बेस के साथ मिल रहा है ये और फिर एक क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका कैरेक्टर कौन सा है, एसिड का। तो ये दो रिएक्शंस दी, एक में उसने एसिड की तरह बिहेव किया और एक में उसने बेस की तरह। इसका मतलब ये कौन है, एम्फोटेरिक। सिमिलरली आप जिंक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सेम वही चीज आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया कि आपको जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है दोनों ही एम्फोटेरिक हैं और दोनों को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि वो एम्फोटेरिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के एंड की तरफ। अब हम आगे अगर हम चले तो आपको रिएक्टिविटीज, मैं बार बार कह रहा था नीचे की तरफ आओ तो क्या होता है, तो वो है रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास मेटल अवेलेबल है ना, उनकी रिएक्टिविटीज चेक करके हमने एक वर्टिकल कॉलम बनाया हुआ है जिसमें सबसे रिएक्टिव मेटल को ऊपर रखा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये जो सीरीज है जिसमें हमें क्या पता चलता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, नीचे की तरफ इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ती है या नीचे की तरफ कम होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। पोटेशियम देखो सबसे ऊपर रखा है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी। जो बिल्कुल लास्ट वाले बिल्कुल ही डेड है, ये क्या है, बहुत कम रिएक्टिव्स है। इवन की सिल्वर और गोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स भी बोलते हैं, इसीलिए। ठीक है, ये सीरीज आपने याद रखनी है, बड़े काम की सीरीज है ये। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, है ना। अगर दूसरे मेटल्स के सॉल्यूशन के साथ अगर हम मेटल को रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो आंसर है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। ये डिस्प्लेस, जैसे ये एक मेटल है, ये मेटल का सॉल्ट है, एग्जांपल लेते तो ज्यादा बेटर होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन और कॉपर सल्फेट ये लेते हैं। तो ये एक मेटल है और ये दूसरे मेटल का सॉल्यूशन है। तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, सीरीज में आप चेक कर लेना, ऊपर आएगा आयरन, नीचे आएगा कॉपर। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, खुद इसकी जगह पे आ जाएगा और नया सॉल्ट बना देगा और उसको अलग कर देगा। इसका मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जब वो किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उस मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद उसकी जगह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। कंडीशन एक ही है कि ये तभी डिस्प्लेस कर पाएगा अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ये कम रिएक्टिव हुआ, मतलब इसका ऑपोजिट अगर रिएक्शन है, कॉपर को अगर आयरन के सॉल्यूशन के साथ किसी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, ये अपने अच्छे से याद करना है। तो सीरीज के हिसाब से अपने आंसर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से सिल्वर मेटल जो है वो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है, तो नो रिएक्शन। गोल्ड के साथ भी ऐसा ही होगा, ये अपने याद देख लेना कि कौन सी रिएक्शन के अंदर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, उसके हिसाब से आप आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, आसान है।
आपको नो रिएक्शन आंसर भी होता है, आपने नो रिएक्शन लिखना सीखना, ये नहीं कि हर चीज की रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उनकी रिएक्शंस आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ऑक्सीजन के साथ, स्टीम के साथ, वाटर के साथ। उसके बाद हमने एसिड्स के साथ रिएक्शन की है, फिर हमने किसके साथ की है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स के साथ। तो ये अच्छे से अपनी बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी लास्ट एक पूरा वीडियो जो है मैं इन्हीं रिएक्शंस पे बनाऊंगा ताकि हम लोगों की रिवीजन अच्छे से हो जाए। चलो अब आगे चलते हैं। नॉन मेटल्स, मेटल तो वो चीजें थी जो मेलेबल थी, डक्टाइल थी और कंडक्ट करती थी। तो नॉन मेटल उसका ऑपोजिट चले जाओ, वो एलिमेंट्स जो अच्छे से कंडक्ट नहीं करते, ना हीट कंडक्ट कर पाते, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना अच्छे से वो मेलेबल है, ना डक्टाइल है, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल, जितने भी गैसेस हैं सारी नॉन मेटल्स हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा सल्फर है, कार्बन है, ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं। ये देखो लंबी लाइन बनी हुई है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, आर्गन। लास्ट अगर आप टेबल पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल, तो लास्ट में जितने भी गैसेस हैं, नोबल गैसेस, वो सारे इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स को लेके, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करते हैं नॉन मेटल्स, देना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कोई भी नॉन मेटल ले लो, एग्जांपल मैं क्लोरीन का ले लेता हूं। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन थी 2s7। अब लास्ट में उसको कंप्लीट होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और या फिर उसको साथ देने पड़ेंगे। तो आसान काम कौन सा है, एक लेना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा क्लोरीन और क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, तो इन पे नेगेटिव साइन ही दिखेगा इनके आयंस के ऊपर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, सिंपल है, ठीक है। मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और मेटल्स के पास अधिकता होती है, दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो डोनेट कर सके। इसीलिए तो मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। क्यों, एक को इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक के पास ज्यादा है, तो एक दूसरे को वो देते हैं और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि आपने मेटल्स की कर ली है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट चलना आपने, ठीक है। मेटल जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन यहां पर भी है, एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड जो है कार्बन का एक फॉर्म है जो नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आंसर बहुत बड़ा है क्वेश्चन, ये वाला याद कर लेना, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो आंसर है डायमंड, कार्बन की फॉर्म है और क्या है, हार्डेस्ट है, जबकि सॉफ्ट होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद स्टेट, नॉन मेटल की बात करें तो नॉन, हमने देखा था वो सॉलिड ही होते हैं सिर्फ मरकरी को छोड़ के। तो नॉन मेटल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। इसमें इंपॉर्टेंट है लिक्विड फॉर्म। गैस तो मैंने बहुत सारी दिखा दी आपको, ऑक्सीजन होता है ना, हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, गैसेस के एग्जांपल्स है। सॉलिड में बात करें कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये एग्जांपल्स है। लिक्विड, एक ही लिक्विड है जो नॉन मेटल है, ब्रो है ब्रोमीन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, नेम द लिक्विड नॉन मेटल, वो है ब्रोमीन। मेटल और नॉन मेटल में दो ही लिक्विड हमने पढ़े हैं, एक है मेटल्स के अंदर वो है मरकरी, और नॉन मेटल में आगे ब्रोमीन। इसको नहीं भूलना आपने, ब्रोमीन अकेला लिक्विड नॉन मेटल है, याद रखना। नेक्स्ट, लस्टर, चमक की बात अगर हम करें, नॉन मेटल की जो चमक है वो कम होती है, इसका उल्टा मेटल्स की चमक बहुत होती है, इसलिए मेटल्स को हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। अच्छा, चमक को लेके देखें तो दो एक्सेप्शंस है हमारे पास, डायमंड की बहुत चमक होती है, आयोडीन भी जो होता है वो शाइनी होता है। तो आयोडीन और डायमंड एक्सेप्शन है शाइन के मामले में, चमक है इनमें, लस्टर है। उसके बाद सोनरिसिटी, मेटल किसी को भी हिट कर लो वो कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये बैड कंडक्टर है, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है, हीट और इसके बैड कंडक्टर है। लेकिन ग्रेफाइट जो कार्बन की एक फॉर्म है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हम लोग ड्राई सेल्स के अंदर उसको यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। एक्सेप्शन क्या होगा, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए अपने अच्छे से इनको रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल हैं, ब्रिटल मतलब ना उनकी तारें बनती हैं ना उनकी शीट्स बनती हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। डेंसिटी, अगर डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है, वो ठोस कम होते हैं। कलर की बात कर लें तो यहाँ पर उनके कलर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गैस, वहां पर तो ग्रेइश कलर होते थे गोल्ड और कॉपर को छोड़ के, यहाँ पर कुछ भी कलर हो सकता है। एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कलरलेस, कलर ही नहीं है, ठीक है। सल्फर येलो होता कलर में, कार्बन ब्लैक भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है।
तो अलग अलग कलर्स देखने को हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अगर हम आगे की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर वही मुश्किल वाला मामला, और ये बहुत अच्छे से अपने याद करना है। नॉन मेटल की रिएक्शन थोड़ी कम है तो आपको आसानी रहेगी। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। जितने भी नॉन मेटल्स है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये एसिडिक होंगे कैरेक्टर में क्योंकि वो बेसिक थे, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे मैं एक चीज समझा दूं आपको, मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल भी ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों में फर्क क्या है, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक या एम्फोटरिक होते हैं, हमने दोनों केसेस किए थे। बट जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होंगे, एसिडिक या न्यूट्रल। तो इसका मतलब ऑक्साइड 4 टाइप के होते हैं टोटल मिला के, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटरिक, न्यूट्रल। चारों के एग्जांपल अपने याद करने हैं। 2 मेटल की कैटेगरी में आते हैं, 2 नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, सिंपल है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं एसिडिक और न्यूट्रल, ये अपने अच्छे से याद कर लेना है। जब भी कार्बन, एग्जांपल दे रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में हीट पैदा होगी। बहुत सिंपल एग्जांपल, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी, हीट। एसिडिक ऑक्साइड है ये, कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक कैरेक्टर है इसका, ये अपने याद रखना है। इसी तरीके से सल्फर है, सल्फर जब ऑक्सीजन से मिलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड डेंजरस गैस होती है, और ये भी क्या होती है, एसिडिक है। ये भी एसिडिक का एग्जांपल है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बार बार बता रहा हूं कि एसिडिक होते हैं कैरेक्टर में, याद करना। और एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनिक एसिड देती है जब वो वाटर से रिएक्ट होती है, वो एसिडिक है। यहां से पता चलता है कि एसिडिक है। इसी तरीके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड देती है, जब वाटर में रिएक्ट करोगे तो यहां से पता चल जाएगा वो एसिडिक है कैरेक्टर के अंदर। ठीक है जी। अब है नॉन मेटल, जब इसका एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। कार्बन जब अनलिमिटेड, कम सप्लाई ऑक्सीजन में जब बर्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती है। ये भी ऑक्साइड ही बन रहा है कार्बन का, लेकिन इसका कैरेक्टर कैसा है, न्यूट्रल। याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है नेचर में। सेम हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जब वो ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनाएगा, वाटर, और वाटर भी न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो आपको मैंने एसिडिक के भी एग्जांपल दे दिए, 2 न्यूट्रल के एग्जांपल भी दे दिए, नोट कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, न्यूट्रल के एग्जांपल उसके, एसिडिक के भी हमने एग्जांपल कर लिए थे पहले, बेसिक के किए थे, एम्फोटरिक के किए थे, अब हमने एसिडिक और न्यूट्रल के भी कर लिए। तो चारों टाइप के ऑक्साइड्स के एग्जांपल याद करो। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन एक गैस है, नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल जब नॉन मेटल से बनेंगे तो कोई क्या बनेगा, क्योंकि क्लोरीन से मिल रहा है तो क्या बन रहा है, क्लोराइड बन रहा है, और ये कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, अपने याद रखना है। ठीक है, और क्लोराइड्स बनेंगे, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल एक्शन। H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बन रहा है, HCl बनेगा, सिंपल है। तो ये क्या बना, नॉन मेटल क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन से मिलता है कोई नॉन मेटल तो आंसर क्या आने वाला है, कोवेलेंट हाइड्राइड, तो हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करनी है अपनी, किसकी करनी है, किसी नॉन मेटल की, तो ऑक्सीजन ही ले लो ना, आंसर क्या आएगा, H2, कोवेलेंट बॉन्ड होगी। जब भी नॉन मेटल से मिलेगा हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से अब एग्जांपल इसका ले लो, हाइड्रोजन जब सल्फर से मिलेगी तो क्या बनेंगे, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। बनेगा क्या, हाइड्राइड बनता है, लेकिन किस चीज का बन रहा है, कोवेलेंट हाइड्राइड बन रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, वो है एसिड के साथ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लो कि जैसे मेटल की अपने रिएक्शन की थी एसिड्स के साथ, वैसे नॉन मेटल की भी रिएक्शन यहाँ पर अपने याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन। तो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं है, नॉन मेटल्स की वो रिएक्शन नहीं करते उनके साथ, तो आपका काम आसान हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, इसी तरीके से जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो 2 तो आपकी आसान होगी रिएक्शंस, कि ना वाटर के साथ उन्होंने रिएक्ट करना है ना एसिड के साथ, तो 2 तो जो है कॉलम सबके खाली रहेंगे, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। एक मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं तो क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था। मेटल्स एग्जांपल लेता हूं सोडियम का, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब उनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन उनको देने हैं। क्लोरीन नॉन मेटल का एग्जांपल है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उसको इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और दोनों एक बॉन्ड बना लेते हैं, और क्या बन जाते हैं, एक कंपाउंड बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड।
तो मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलके क्या बनाते हैं हमेशा, आयोनिक कंपाउंड, जो कैसे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर कौन करता है, मेटल, और लेता कौन है, नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देगा, दोनों में एक रिलेशन बन जाएगी, उस रिलेशन का नाम होगा आयनिक बॉन्डिंग, और जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, इसलिए आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, उनका बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होता है या मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है, ये अपने याद रखना है। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं बात आयंस की, पॉजिटिव नेगेटिव। आयन सिंपल होता है, आयन क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो जो चीज बनती है उसको बोलते हैं आयन। अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो हम उसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। कैटायन होते हैं पॉजिटिव, जैसे Na पॉजिटिव। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको बोलते हैं एनायन, जैसे क्लोरीन का मैंने एग्जांपल आपको दिया। तो कैटायंस, आयन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन जिसको हम क्या बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव आयन जिनको बोलते हैं एनायन। दोनों के एग्जांपल मैंने दे दिए हैं। मेटल्स के अंदर आएंगे कैटायंस और नॉन मेटल में आएंगे एनायंस। सिंपल, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिया। आयनिक बॉन्ड क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होती है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ये लगभग न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, अपने याद रखना है। और इसका एग्जांपल भी हमें देता हूं, जैसे NaCl का तो मैंने आपको दे ही दिया था। Na है, Cl, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसकी है 287, मतलब इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। इसके पास कितने हैं, 1। अब इसके पास 1 है, इसमें फ्री होना है अपने आप को, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करना है तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। यहाँ पर अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो नया कंपाउंड बन गया, उसको बोलेंगे NaCl। ये क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। 2 बार बता दिया मैंने सेम चीज। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं उस पे आते हैं। अगर आयनिक कंपाउंड की हम प्रॉपर्टीज की बात करें ना तो आयनिक कंपाउंड सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। उनके बीच में जो बॉन्ड है या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो सॉलिड होते हैं। सेकेंड, दे आर ब्रिटल, मतलब टूट जाते हैं। सॉलिड है लेकिन टूट जाएंगे, जैसे नमक है एग्जांपल, टूटता है, बड़े वाले पीस को छोटे उसके छोटे छोटे उसके क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, घर पे जो नमक आता है या कोई और नमक जो है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड का। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं दोनों के, दोनों चीजें हाई होती है किसके, आयनिक कंपाउंड्स के, क्योंकि बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में बहुत स्ट्रांग है। नमक का एग्जांपल अपने याद रखना है, NaCl का, उसी की प्रॉपर्टीज अपने यहाँ पर लगा देनी है। नमक पानी में घुल जाता है, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। अगर वो वाटर में हो जाते हैं तो वाटर के जो उल्टे कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो वाटर की तरह नहीं बिहेव करते, उनमें नहीं डिसॉल्व होगा वो। तो केरोसिन, पेट्रोल, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, इनके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। अच्छा, आयनिक कंपाउंड अगर सूखी स्टेट में, उनके अंदर मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है, तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन पानी में अगर डाल दोगे तो वो कंडक्ट करेंगे। पानी के अंदर नमक डालो, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, हो जाएगी। लेकिन ड्राई सॉल्ट में अगर आप करंट पास करोगे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, याद रखना है, ठीक है। उसके आगे जो सॉल्यूशंस हैं इनके, वो वाटर में ही कंडक्ट करेंगे, याद रखना, क्योंकि वाटर में डालते वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो चार्ज कैरियर बन जाएंगे और उसकी वजह से वो कंडक्ट करेंगे। तो हमें चार्ज कैरियर जरूर है वहां पर चाहिए, ठीक है। मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन में, दोनों में वो कंडक्ट करेंगे, ये अपने याद रखना है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है अगला, वो है मेटल अपने कर लिए, नॉन मेटल भी आपने कर लिए, दोनों चीजें आपने कर ली हैं, बहुत होशियार, ठीक है। तो दोनों चीजें आपने कर लिए। अब मेटल जो है उनकी एक्सट्रैक्शन हमारे सिलेबस में है कि वो निकलते कैसे है ना। तो जितने भी मेटल आपको पता है नेचुरल अकरिंग है, उनको हम लोग कहां से निकालते हैं, अर्थ से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अर्थ में ये कैसे पता चलता है कि मेटल यहाँ है कि नहीं, तो हमें क्या है, जो रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, या कोई ऐसी जगह है जहां पर हमें वो मेटल्स या तो एज इट इज मिल जाते हैं प्योर फॉर्म में, या फिर किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। मतलब जैसे पत्थर मिलेगा, उसके अंदर हमें आयरन नहीं मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, सल्फर नहीं मिलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मिक्स स्टेट में भी हो सकते हैं मेटल्स और प्योर फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जो कम रिएक्टिव मेटल्स है वो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, और जो रिएक्टिव हैं वो
किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे। आपने वैसे भी देखा होगा, जैसे हमारे स्कूल के अंदर जो बच्चे बहुत बातचीत करते हैं वो कभी भी आपको अकेले नहीं मिलने वाले, किसी झुंड में कहीं ना कहीं बात करते हुए किसी ना किसी के साथ मिलेंगे। और जो बच्चे किसी से बात ही नहीं करते वो आपको हमेशा अकेले मिलेंगे, ठीक है। सेम बिहेव जो है मेटल्स भी करते हैं, तो नेचर में दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात करें तो मेटल्स को हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से, और इनको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली। रिएक्टिविटी सीरीज में जो बहुत रिएक्टिव मेटल है उनका एक्सट्रैक्शन अलग है, मिडल वालों का अलग है, और लीस्ट रिएक्टिव का अलग है। तो उसके लिए चार्ट है, वो चार्ट आपको दिखाऊंगा। मेटल की अकरेंस और उनकी एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सोर्स ऑफ मेटल, तो मेटल कहां से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से, मैंने आपको बता दिया, नेचर से भी मिलते हैं, जैसे सी वाटर से भी मिल सकते हैं, ठीक है, ओर की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो अर्थ क्रस्ट जो मेन सोर्स है हमारे मेटल्स का। इसी तरीके से सी वाटर जो है उसके अंदर सॉल्ट्स जो है उनके अंदर क्या हो सकता है? सोडियम, मैग्नीशियम, ये आपको वहां से भी मिल सकते हैं। तो 2 चीजें होगी मेन मोटी मोटी, अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर, ठीक है। मिनरल्स, मिनरल क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिनके अंदर सब्सटेंसेस की या एलिमेंट्स की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। तो बाय नेचर से हमें चीजें मिलती हैं। बच्चों को एक छोटा सा डाउट रहता है कि और क्या होता है, मिनरल क्या होता है ना। आपने बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया, एक और उठा लिया, 3-4 पत्थर आपने उठा लिए, उन सबके अंदर मान लो आयरन है, तो ये सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सा आपको फायदा देगा उसकी एक्सट्रैक्शन का, बेनिफिशियल कौन सा होगा, उस चीज को हम उसकी ओर बोलेंगे। तो ओर और मिनरल में यही फायदा है, सब में आयरन पाया जाता है, लेकिन आपके काम का, आपके फायदे का, इतनी मेहनत करने के बाद आपको जो आउटपुट मिलेगी वो फायदा किस में होगा, उस चीज को हम बोलेंगे ओर, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब कोई भी मेटल बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो बेनिफिशियल फॉर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? ओर। ये फर्क है इसके अंदर, ठीक है। प्रॉफिटेबली याद रखना, यहां पर प्रॉफिट होना चाहिए आपको एक्सट्रैक्ट करके किसी भी चीज में से, तो उसको ओर बोलेंगे, वरना वो मिनरल तो है ही है, ठीक है। चले आगे। जो बहुत रिएक्टिव मेटल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये प्योर फॉर्म में, आपको पता है गोल्ड धरती से ऐसे मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है हमें, है ना, डायरेक्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्योर है, वो किसी का रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, उसको तो ज्यादा आपको रिफाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट आयरन जो बहुत रिएक्टिव है वो आपको ऐसे कभी भी अकेला आयरन नहीं मिलेगा, आयरन ऑक्साइड की अलग अलग फॉर्म्स में मिलेगा, या किसी और सल्फाइड की फॉर्म, किसी भी चीज के साथ वो मिक्स होकर ही मिलेगा, उसको आपको अलग करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं आगे। जो मिडिल सीरीज में है हमारे पास, जिनकी रिएक्टिविटी बीच में है, ना ज्यादा ना कम है, वो हमेशा किस किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फाइड्स और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे हमेशा। पहले वाले प्योर फॉर्म में मिलेंगे, दूसरे वाले सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। और जो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है वो आपको सल्फाइड या ऑक्साइड फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। वो भी अपने याद रखना है कि मैं आपको टेबल दूंगा, उस टेबल से आपने सारे के सारा कर लेना है। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये वो टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको अच्छे से आपने कर लेना, आपकी बुक्स में भी बना होगा फ्लो चार्ट। कोई भी और है जो, जैसे जहां से भी आपको प्रॉफिट लग रहा है कि मैं यहां से मेटल निकाल सकता हूं, उसको आपने क्या करना है, उसको कैसे यूज करना है। तो अगर उसमें देखना है कि मेटल जो आप निकालना चाहते हैं वो हाई रिएक्टिव सीरीज में है, मीडियम सीरीज के अंदर है, या लीस्ट रिएक्टिव है। अगर वो बहुत रिएक्टिव मेटल है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे थोड़ी देर में। अगर वो मीडियम वाला है तो जहां तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में होगा या सल्फाइड की फॉर्म में होगा, 2 ही फॉर्म्स में हो सकता है वो, कार्बोनेट की फॉर्म में, या फिर जैसे जिंक है, जिंक कार्बोनेट हो सकता है वो, या जिंक सल्फाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। अगर वो जिंक कार्बोनेट है तो उसकी कैल्सिनेशन करनी पड़ेगी, मतलब उसको हम गर्म करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर वो सल्फाइड है तो उसको हम लोग हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसको रोस्टिंग बोलेंगे हम लोग। तो चाहे कैल्सिनेशन कर लो चाहे रोस्टिंग कर लो, हमेशा वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। फिर उस ऑक्साइड को रिड्यूस करना बहुत आसान होता है, रिड्यूस करने के बाद आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना ज्यादा आसान होता है कार्बोनेट और सल्फाइड की वजह से, इसलिए हम कार्बोनेट और सल्फाइड को पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं बाय कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इसका फिर से डिटेल एक बार बताऊंगा मैं आपको कैल्सिनेशन रोस्टिंग का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेटल्स ऑफ लीस्ट एक्टिविटी, जैसे सल्फाइड हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर जैसे सल्फाइड हो रहे हैं, इनको रोस्ट ही करना होता है, फिर प्योर मेटल अब कहा जाता है। सिंपल है बहुत, ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये मैंने आपको समझा दिया, अब इसको यूज कैसे करना है वो मेन है। इसकी अगर हम यूज करें तो सबसे पहले क्या हमारे पास ओर है, जैसे आपको एक पत्थर मिल गया, आपको पता चल गया इसमें से बहुत अच्छे से आयरन निकल आएगा, तो पहले तो आप इसको तोड़ोगे ना, क्रश करेंगे उसको, ताकि उसमें से हम लोग आयरन या कोई भी मेटल निकाल सके। उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, सॉइल है, सैंड है, स्टोन्स है, सिलिकेट्स है, उनको पहले वहां से हटा देंगे। तो ये जो अनवांटेड मटेरियल्स को गैंग बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स, इनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब काम की चीज को इकट्ठा कर दें हम लोग ओर में से, उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये पहला स्टेप रहेगा आपका। और कंसंट्रेशन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। उसमें ग्रेविटी सेपरेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्लोटेशन प्रोसेस है। डिटेल नहीं है आपके सिलेबस पे, बट ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिससे हम ओर को कंसंट्रेट या एनरिच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है, अब आपकी जो ओर है वो कंसंट्रेट हो गई है। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्योर मेटल के अंदर। उसके लिए वो चार्ट काम आएगा। जब कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो चुकी है तो फिर वो 3 स्टेप्स आएंगे आपके, कि वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो मेटल कहाँ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। उसमें ना 2 टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट थी उसके अंदर। एक थी आपकी कैल्सिनेशन और एक थी रोस्टिंग, है ना, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अगर उनकी बात करें तो पहले वो आपको बता देता हूं एक बार, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग हल्का से एक बार बता देते, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कैल्सिनेशन का मैंने मतलब बताया था, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट। इसका मतलब कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज करते हैं, सीसी याद रखो, कार्बोनेट और कैल्सिनेशन जुड़े हुए आपस में। रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, जिंक सल्फाइड का। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो जिंक कार्बोनेट का। तो जिंक कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, उसको करेंगे रोस्टिंग। कोई ज्यादा फर्क नहीं, हीट करना होता है, बस आपने देखना ऑक्सीजन लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर कैल्सिनेशन है तो नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपने यूज नहीं करनी है हीटिंग के टाइम पे, इसमें ऑक्सीजन को आपने यूज करना है। ये फर्क है, सबसे बड़ा डेफिनेशन ये है। Heating of carbonate ores in the absence of oxygen is called calcination. Heating of sulfide ores in the presence of oxygen is called roasting. 2 पॉइंट्स बड़े आसानी से समझ आ गए। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है, जब भी आप हीट इसको करोगे तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको आप हीट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कार्बोनेट ओर है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फाइड ओर है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। ये बड़े अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा और शायद इस साल भी आ जाए आपको ये क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का। रिडक्शन, अब आपने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया किसी भी सल्फाइड या कार्बोनेट ओर को ऑक्सीजन के अंदर, है ना। तो एग्जांपल मैं आपको बड़े अच्छे से देता हूं यहाँ पर, एक ऐसे आपको समझ नहीं आने वाला। तो एग्जांपल हमारे पास क्या रहेगा, अभी मैंने वैसे हल्का सा बताया भी था आपको, कि जैसे जिंक सल्फाइड है आपके पास ना, उसमें आपने ऑक्सीजन डाली, मतलब रोस्टिंग की, तो आपका क्या आ गया यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड आ गई, साथ में क्या आएगा, जिंक ऑक्साइड। तो कहने मतलब आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी ये चीज, बट आपको जिंक नहीं मिला अभी यहाँ पर। तो इसको हटाने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्साइड ओर को फिर से आपको हीट करना पड़ेगा। इसको फिर से आप हीट करोगे जब जिंक ऑक्साइड को, तो फिर प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है। अब रिडक्शन के लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं। अगर जो मेटल है वो कम रिएक्टिव है, जैसे मरकरी है, कॉपर है ना, तो वो हमेशा किसकी फॉर्म में मिलेगा, हमें सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा। जैसे एग्जांपल है HgS, सिन्नाबार मरकरी की ओर का नाम है। कॉपर ग्लैंस CuS, ये किसका है, कॉपर का ओर है। तो ये हमेशा सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। इनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे आप लोग, फिर उनको रिड्यूस करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। एग्जांपल जैसे इसने दिया कि आपको कॉपर, आप जिद है कि मैंने कॉपर निकालना है, तो कॉपर किस में से निकालोगे, कॉपर सल्फाइड में से। तो इसको पहले क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे। इसकी रोस्टिंग कैसे करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करोगे। तो क्या मिलेगा आपको, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। अब इसकी क्या करोगे आप, रिडक्शन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे रिडक्शन, इसको आप लोग जस्ट हीट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर। तो रिडक्शन जो है उसके अलग अलग मेथड है। कभी कभी हम हाइड्रोजन डाल के करते हैं, कुछ अदर मेटल्स को डाल के रिडक्शन कर सकते हैं, और डायरेक्ट हीट भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप रिडक्शन कर सकते हो। तो रिडक्शन के अलग अलग मेथड्स है।
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी। जो बीच वाली रिएक्टिविटी वो मैंने आपको बता दिया, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फाइड भी होंगे, कार्बोनेट भी होंगे। एक केस में अपने रोस्टिंग करनी है, एक केस में आपने कैल्सिनेशन करनी है। कुछ भी करोगे आंसर ऑक्साइड ही आएगा। ऑक्साइड की फिर आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी। जैसे ये एग्जांपल है, आपने वाटर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया सल्फाइड और को, तो जिंक ऑक्साइड बन गई। फिर जिंक ऑक्साइड की आपको क्या करनी पड़ेगी, रिडक्शन। आप ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने रिडक्शन करनी है। तो रिडक्शन इसने कैसे की है, कार्बन डाल के। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन बन रहा है यहाँ पर, कार्बन। तो डायरेक्ट हीट कर सकते हो, कार्बन डाल सकते हो, हाइड्रोजन का कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, कुछ भी। कुछ मेटल्स को भी हम कभी कभी यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल अगला है हमारा जिंक ऑक्साइड को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं जिंक के अंदर, उसको भी हम कार्बन के साथ ही हीट करते हैं। ये भी सेम, ये वाला एग्जांपल सेम आ जाएगा यहाँ पर। अगर हम आयरन को हेमाटाइट ओर में से निकालना है तो उसको भी हम कैसे करते हैं, रिडक्शन करेंगे। आयरन ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिडक्शन। इसी तरीके से हमारे पास लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड की भी रिडक्शन करोगे कार्बन के साथ हीट करके। ये सारे कार्बन के एग्जांपल है, रिडक्शन सारी की सारी कार्बन के साथ ही हम लोग कर रहे हैं। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें हम लोग कार्बन नहीं यूज करेंगे, कुछ और यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट में। तो वो एग्जांपल है हमारा मैंगनीज ऑक्साइड का। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड है किसी मेटल का, उसकी रिडक्शन हम एल्युमिनियम डाल के करेंगे। तो एल्युमिनियम हमने डाला तो वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने रिड्यूस तो किया लेकिन यूज क्या किया, एल्युमिनियम। इसी तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हम सम अप करेंगे सभी रिएक्शंस का, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग रिड्यूस करते हैं किसको, आयरन ऑक्साइड को। मतलब आयरन की ओर है, उसको हमने ऑक्साइड की फॉर्म में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया आयरन के अंदर, लेकिन यूज क्या किया हुआ है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के एक वो एग्जांपल था मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, एक है आयरन ऑक्साइड। तो दोनों में हमने आयरन प्रोड्यूस किया है लेकिन यूज क्या किया है, एल्युमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये स्पेशल रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। आपने याद रखना है, प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स को, आयरन के जॉइंट्स को वेल्ड करने के लिए। तो वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होता है ये वाला रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी भी टाइप में आ सकता है, पैराग्राफ टाइप के में क्वेश्चन आ सकता है, एप्लीकेशंस में भी आ सकता है कि इस रिएक्शन को यूज कहाँ करते हैं। तो आंसर है, हम आयरन ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं आयरन के अंदर और वहां पर एल्युमिनियम को यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। यूज कहाँ होती है, वेल्डिंग पर्पसेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को वेल्ड करना हो या फिर आयरन के जॉइंट्स को वेल्ड करना हो, हर जगह यूज होता है। थर्माइट रिएक्शन अपने याद रखनी है। अब चलते हैं हाई रिएक्टिविटी सीरीज। अगर हम हाई रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें ना, तो वहां पर जो मेटल्स है उसको हम लोग कैसे करते हैं, प्योर मेटल मिल जाता है आपको डायरेक्ट, जल्दी मिल जाएगा, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड है जिससे हम लोग मेटल्स को निकाल लेंगे, है ना। बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में आपको कौन कौन मिलेगा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये ऊपर होते हैं सीरीज के अंदर। इन सबके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके हम कार्बन नहीं यूज कर सकते क्योंकि कार्बन जो उनसे कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव चीजों को हम रिडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी, कार्बन को क्यों नहीं यूज करते इन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए। तो आंसर है क्योंकि कार्बन कम रिएक्टिव है इनसे, ये ज्यादा रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं एक मोल्टन स्टेट, मतलब पानी और मेटल को मिक्स कर देंगे और को, वो जो चीज बनेगी उसको मोल्टन मिक्सचर बोलेंगे, उसमें से हम करंट को पास करेंगे। जैसे करंट पास करेंगे तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है ना, वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज आयन कहाँ होंगे डिपॉजिट, कैथोड पे, और नेगेटिवली चार्ज कहाँ होंगे, एनोड पे। तो करंट पास करते वो अपनी अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे, मेटल वाले कैथोड पे चले जाएंगे, नॉन मेटल वाले एनोड पे चले जाएंगे। तो आपका मेटल अलग हो गया। सिंपल एग्जाम्पल भी देता हूं, ठीक है। और इस मेथड से जितने भी मेटल हमें मिलते हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलते हैं, डायरेक्ट उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो एक डायग्राम भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मोल्टन स्टेट के अंदर हमने ओर को डाल दिया है और करंट हमने पास कर दिया। जैसे करंट पास किया तो जो मेटल है वो सारे के सारे कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। जैसे कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है ना, और जितनी भी इंप्योरिटीज है वो सारी की सारी नीचे गिर रही हैं। ये देखो इकट्ठी होगी सारी की सारी इंप्योरिटी, इसको बोलते हैं एनोडमेंट। एनोड वाली साइड पे सारी की सारी इंप्योरिटीज नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, ये था कॉपर की एक्सट्रैक्शन।
या कोई भी मेटल ले सकते हो जो हाई है इलेक्ट्रो सीरीज के अंदर, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। समझ आ गया? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगर हमने ऐसे याद करना तो इट इज द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हम करंट पास करते हैं और प्योर मेटल जो है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। इसमें जो सॉल्यूशन आपने यूज करना है वो उसी मेटल का सल्फेट सॉल्यूशन यूज करना है, ये अपने याद रख लेना है। ठीक है, कॉपर का एग्जांपल ये सामने है, ये कॉपर का ही बना हुआ है। एनोड कैथोड का आपने अच्छे से याद रखना है, एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा और कैथोड में क्या प्रोड्यूस होगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर देख लेना। उसके बाद आते हैं हम लोग कोरोजन। चैप्टर के एंडिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक से। कोरोजन, कोरोजन हमने पहले भी किया था फर्स्ट चैप्टर में। कोरोजन क्या होता है, किसी भी चीज का खराब हो जाना, अगर वो वाटर, एयर, एसिड्स या सॉल्ट्स के कांटेक्ट में है वो चीज, तो उसको बोलते हैं कोरोजन। तो जितने भी मेटल्स आपको पता, उनके सरफेसेस खराब हो जाते हैं जब वो इन मटेरियल्स के कांटेक्ट में आते हैं। तो एयर और वाटर दो कंडीशंस हैं जिनका आना बहुत जरूरी है। अगर एक चीज आएगी दूसरी चीज नहीं आएगी तो खराब नहीं होगी चीज। तो एयर एंड वाटर बोथ चाहिए, दोनों होंगे तो, इसके अलावा तीसरी चीज हो सकती है लेकिन दो तो बहुत कंपलसरी है। ये दोनों चीजें होंगी तो ही कोरोजन होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। कि मेटल का सरफेस धीरे धीरे हमें लगता है कोई खा गया है, तो ठीक है, तो मेटल गेट्स ईटन अप। जैसे कि एग्जांपल है आयरन, लोहे को क्या लग जाता है, रस्ट यानी कि जंग लग जाता है जब वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत अच्छा एग्जांपल था इसका। इसमें बनता क्या है, रस्ट बनता है। और कब बनता है, जब वो मॉइस्चर और एयर दोनों के कांटेक्ट में आता है तो आयरन की ऊपर वाली लेयर जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग या रस्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आप रस्टिंग ऑफ आयरन को टाइम पे नहीं रोकोगे तो धीरे धीरे सारा आयरन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड में, और सारा आपको नुकसान हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हर साल करोड़ों रुपया खर्चते हैं ताकि आयरन खराब ना हो। आयरन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है। तो हम लोग कैसे बचा सकते हैं आयरन को रस्टिंग से या किसी भी चीज को कोरोजन से, बाय पेंटिंग। उसके ऊपर पेंट कर दो। घर के में देखो कितनी चीजें होती है आयरन की, सब में हम लोग क्या कराते हैं, पेंट कराते हैं। चेयर्स हैं आपकी, टेबल्स हैं, है ना, जितना फर्नीचर होता है मेटल का। क्यों करवाते हैं, क्योंकि उससे एयर कांटेक्ट में नहीं आ पाती उस मेटल के, तो कोरोजन नहीं होती। सिमिलरली ग्रीसिंग, इंडस्ट्री में हम लोग ग्रीस कर देते हैं मेटल्स को। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, आयरन के ऊपर आप जिंक की कोटिंग कर सकते हो, जिसमें क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो खुद रिएक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आयरन को बचा देगा। इसको हम सैक्रिफिशियल मेथड कहते हैं। और पूरे मेथड को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो टैप्स होती हैं बाथरूम की या किचन की, उसके ऊपर बहुत चमक होती है, उनमें क्रोमियम या निकल की कोटिंग कर देते हैं। तो होता सिंपल मेटल आयरन जैसा, उसके ऊपर कोटिंग किसी और चीज की कर देते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। ठीक है, परत चढ़ा देना किसी के ऊपर। एलॉइंग, एलॉइंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल्स को अगर कोरोजन से बचाना है तो हम एलॉइंग, मतलब उसको किसी और मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, जो नई चीज बनती है उसको बोलते हैं एलॉय। एलॉय जो है वो कोरोड नहीं होते। बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टील। आयरन पे जंग लग जाता है, लेकिन आयरन के अंदर कार्बन और चीजें डाल के, क्रोमियम वगैरह डाल के हम उसको स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टील पे जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील बोलते हैं इसलिए उसको हम लोग। ठीक है, तो स्टील के ऊपर जंग नहीं लगेगा क्योंकि वो एलॉय है। एलॉय में खास प्रॉपर्टी है, तो एलॉइंग करके भी हम लोग मेटल्स को बचा सकते हैं कोरोड होने से। एलॉयज, लास्ट टॉपिक है आपका एलॉयज। एलॉय क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, वो मिक्सचर होते हैं मेटल्स का या नॉन मेटल्स का। ठीक है, आयरन के एलॉय बड़े फेमस हैं। आयरन के जो एलॉयज है उसमें क्या होता है, आयरन जरूर होता है। जैसे ये है मैग्नीज स्टील, तो स्टील जो होती है उसके अंदर आयरन सबसे ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैग्नीज स्टील के अंदर 86% होता है, मैग्नीज 13%, कार्बन 1%। इसी तरीके से निकल स्टील के अंदर आयरन 98%। मतलब स्टील आयरन के एलॉयज वो हैं जिनमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। दूसरे टाइप के कौन से एलॉयज है, नॉन फेरस, जिसमें आयरन की मात्रा कम है या ना है। जैसे ब्रास है, उसमें कॉपर और जिंक है 80-20 की रेशियो में, बट आयरन नहीं है। ब्रॉन्ज याद करना है, कॉपर और टिन का मिक्सचर है 90-10 की रेशियो में, इसमें आयरन नहीं है। अमलगम, किसी भी चीज का मरकरी के साथ जो इंपॉर्टेंट है, मरकरी के साथ कोई भी मिक्सचर बनेगा उसको बोलेंगे अमलगम्स। एग्जांपल जैसे दिया सोडियम अमलगम। ठीक है, ये सोडियम अमलगम हो गया, जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम हम दांत को भरने के लिए यूज करते हैं। किसी का दांत अगर खराब हो गया, छेद हो गया, तो उसमें भरते हैं हम लोग क्या, सोडियम अमलगम भरते हैं, वहां यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एलॉयज 3 टाइप के हो गए हैं,
फेरस एलॉयज, नॉन फेरस और अमलगम्स। फेरस आयरन वाली हो गई, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है, अमलगम जिसमें मर्क्यूरी होता है। प्रॉपर्टीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एलॉय जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं मेटल से, जैसे स्टील आयरन से ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से स्ट्रांग होता है, जैसे स्टील आप कोई भी पकड़ लो तो जो स्टील है वो आयरन से भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मैग्नीज से भी, निकल से भी, जो भी उनके कंपोनेंट्स होंगे। कोरोजन नहीं होता, ये पहले बता दिया था आपको। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो इनके कम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे हाई लिख के आ जाते हैं। एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम सोल्डरिंग में यूज करते हैं। सोल्डर, एग्जांपल सोल्डर। सोल्डर वायर किसकी बनी होती है? टिन और लेड की। टिन और लेड को मिला के सोल्डरिंग वायर बनती है, गरम हीटर उसके साथ लगाते ही वो मेल्ट हो जाती है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं इसको। एलॉय के एग्जांपल अपने अच्छे से याद करने हैं, कुछ तो वहां बता दिए। ब्रास बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉपर और जिंक का एलॉय है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एलॉय है। सोल्डर लेड और टिन का एलॉय है। ड्यूराल्यूमिन एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज का एलॉय है। स्टील आयरन और कार्बन का एलॉय है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, क्रोमियम, निकल का है। उसके बाद मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल का एलॉय है। इसी तरीके से गोल्ड के एलॉय, हालांकि गोल्ड जो प्योर फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन गोल्ड क्या होता है, जल्दी से टूट जाता है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है, मेल्ट भी जल्दी हो जाता है, टूट भी जल्दी जाता है। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम उसके अंदर और मेटल्स डालते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जिसकी वजह से वो एलॉय बन जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है प्योर गोल्ड, उसको हम ज्वेलरी में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, मतलब अगर 22 कैरेट की बात करूं तो होना 24 चाहिए, लेकिन 22 है, इसका मतलब उसमें 22 हिस्से गोल्ड के और 2 हिस्से किसी और मेटल के हैं, तो 24 कंप्लीट हो जाएगा। तो 22 कैरेट मींस 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ अदर मेटल्स, तो बन जाएगा आपके लिए 22 कैरेट गोल्ड, और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 24 कैरेट गोल्ड से। 18 कैरेट की बात करूं तो 18 पार्ट उसमें होंगे गोल्ड के और बाकी 6 पार्ट किसके होंगे? अदर मेटल्स के, तो उसको बोलेंगे 18 कैरेट गोल्ड, उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये अपने याद रखना है, इसलिए हम इसको हार्डनेस बढ़ाने के लिए इसको हम किसी और के साथ एलॉय बना देते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर, जो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किया। खास अगर एंड में हम आए, सिनॉप्सिस पे आए, चैप्टर क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाटर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, स्टीम के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, ऑक्साइड्स कितने टाइप्स हैं, उनके सबके एग्जांपल्स अपने अच्छे से याद रखने। देन आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, 3 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना है उनको। जो हायर ऑर्डर में है एक्टिविटीज में वो मेटल्स, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर वाले सबको लेना है। सब में हम लोग उनकी कैसे ऑक्साइड्स में उनको कन्वर्ट करते हैं, देन उनकी रिडक्शन कैसे करते हैं। देन कोरोजन का टॉपिक है, बड़े आसानी से समझ आया, 2 चैप्टर्स में हम सेम टॉपिक कर चुके हैं। एलॉयज लास्ट में है, एलॉयज अपने अच्छे से याद करनी है, उनकी यूजेस भी करनी है, उनकी स्पेशली किस किस चीज को मिला के वो बनते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अच्छे से याद करने हैं। ब्रास में क्या क्या होता है, ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, स्टील में क्या क्या होता है ना, एल्यूमिनियम में क्या क्या होता है, ये अपने अच्छे से याद करना है। बहुत आसान चैप्टर, बार बार वीडियो को देखो, बार बार रिवाइज करो, नोट सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, आपने पहले भी बनाए होंगे, लेकिन उनको समझना बहुत जरूरी है। रिएक्शन को स्पेशली लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा रिएक्शन है नहीं है, देखने में लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे समझ के बहुत आसान है। कुछ एक्सेप्शंस बहुत अच्छे से याद करनी है इस चैप्टर के अंदर, स्पेशली एक नाइट्रिक एसिड क्यों हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अच्छे से आपने करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये चैप्टर आपका अब प्रॉब्लम नहीं रहा, मेरे को पता है, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी भी वही क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को जल्दी से बोलो कि सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग सब फायदा ले सको। और इसी बोर्ड में हमने ये रिजल्ट लेके आना है और आपने मेरे को फीडबैक देना है कि सर ने आपने बिल्कुल सही टाइम पे ये वाला क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। मिलते हैं अगली वीडियो।